नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है आपके सामने। आपसे कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो पूर्व की ओर मुंह करके घड़ी के चलने की दिशा में 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री घूमता है। तो मान के चलिए भाई कि कोई व्यक्ति है जो कि पूर्व दिशा में ऐसे उसने मुंह करके रखा है, यहाँ पर इस तरह से खड़ा है, ईस्ट, ये डायरेक्शन ईस्ट होती है ना, तो ईस्ट में वो खड़ा है। फिर उसने बोला है कि 60 डिग्री घूमता है, ठीक है, घड़ी के चलने की दिशा में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के चलने की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत चलने की दिशा, ठीक है। तो 60 डिग्री चल रहा है क्लॉकवाइज, फिर कहता है कि फिर घड़ी चलने की विपरीत दिशा में 255 डिग्री घूमता है, यानी कि यहाँ पर 255 डिग्री घूमता है। और इसके बाद आपसे कह रहा है कि घड़ी घूमने की दिशा में 105 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री बेटा और घूमता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 165 डिग्री का उसने क्लॉक घूमा है और 255 का उसने एंटी क्लॉक घूमा है। तो अगर आप देखें तो हुआ क्या, 255 और 165 का डिफरेंस देखिए 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री है तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज उसको चलना पड़ेगा ओवरऑल में। कहां से? जहां पे वो देख रहा है ईस्ट में। अब आप देखो 90 डिग्री कैसे होगा? 90 डिग्री का मतलब यही तो डायरेक्शन होती है, ठीक एकदम ऊपर। भाई घड़ी का एंटी क्लॉक ये होता है, ये डायरेक्शन होती है, तो एंटी क्लॉक ऊपर हो गया। ऊपर होने की वजह से अब वो पर्सन कहाँ देखेगा? अब वो पर्सन देखेगा बच्चों नॉर्थ में, ठीक है। तो आंसर आपका ए नहीं, आंसर आपका बी होगा, दैट इज नॉर्थ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये सवाल। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल और देखिए, ठीक है, वो भी डायरेक्शन टेस्ट का ही है। देखिए, आपसे कहता है कि बिंदु पी से शुरू होकर राहुल जो है वो पूर्व दिशा में कुछ दूरी चला। मान के चलिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर आने के बाद जो राहुल है वो पी पॉइंट से शुरू होकर कुछ दूरी चलता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ दूरी चला, पूर्व दिशा में चला। कितनी चला हमें नहीं पता, लेट्स से हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर चला होगा पूर्व दिशा के। फिर आपसे कह रहा है उसके बाद 45 डिग्री उसके बाईं ओर मुड़ गया और चलता रहा, 45 डिग्री बाईं ओर। अब आप देखो अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो वो अब अपने बाईं ओर कैसे मुड़ेगा? ये वाली बात आपको समझनी है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर इस तरह से खड़ा है, उसको बाईं ओर अगर मुड़ना है तो बाईं ओर कैसे मुड़ेगा? बेटा बायां होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब उसको अगर 45 डिग्री मूव करना है ना, तो देखो उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 45 डिग्री, लाइक दिस। तो ये 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पर इतना, तो ये इधर पहुंच गया। पता करें कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। अब कोई पर्सन ईस्ट में ऐसे देख रहा था, उसके बाद अब वो 45 डिग्री ऐसे चला गया। अब ये डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्शन बना लो यहाँ पे फटाफट। देखो ये क्या होती है? ये नॉर्थ होती है, ये क्या होती है? ईस्ट। और ये बीच वाली कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो वो पर्सन कहाँ जा रहा है? वो पर्सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखिए ध्यान से। अगला सवाल आपका मिसिंग नंबर्स का है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। 9 है, 11 है, 99 है, 10 है, 25 है, 50 है, 28 है, 35 है, और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। अब देखिए इसका जो लॉजिक है वो बहुत ही अच्छा लॉजिक है, इसमें हम लोग को एलसीएम लेना है, ठीक है। ध्यान ये रखेंगे कि इसमें एलसीएम का लॉजिक चल रहा है। जैसे आप देखिए 11 और 9 का एलसीएम लेने पे 99 आता है, ठीक है। 11 और 9 का एलसीएम लीजिए आप, तो दोनों का एलसीएम लेने पे 99 आता है। ऐसे अगर आप 10 और 25 का एलसीएम लें, जैसे देखिए 10 और 25 है, एलसीएम लेना सबको आता है। 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे 5, यहाँ पर 25, फिर आप 5 से कैंसिल करेंगे 1 और यहाँ पे 5, फिर आप 5 से करेंगे तो 1,1, तो 5 5 25 और ये 2 50, इन सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 आ रहा है ना। 5 5 25 into 2 50। ऐसे अगर आप 28 और 35 का ले लीजिए, तो 28 और 35 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 14 है, यहाँ 35 है। फिर अगर आप 2 से करेंगे 7 है, यहाँ 35 है। फिर आप 5 से करेंगे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। फिर आप 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 और यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी कि 140 यहाँ पर
आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एलसीएम लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करिए, अगेन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए 13 और 17 अगर आप 13 इंटू 17 करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये नीचे वाला नंबर, दैट इज 221। ऐसे अगर आप 12 और 19 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12 इंटू 19 ये वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी 228, ठीक है, जो कि नीचे लिखी है। ऐसे ही अगर आप 13 और 18 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 और 18 का मल्टीप्लाई होने के बाद अब आप देखिए आंसर आपको वो मिलेगा जिसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 234 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो मिसिंग नंबर का एक अच्छा सवाल था, ये भी थोड़ा आसान था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है कि एक शब्द आपके सामने है डिटर्मिनेशन, शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, वो आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेशन में। अब अगर आप ध्यान से देखो यार, डिटर्मिनेशन में मदर है, यहाँ पर देखो एम है क्या हमारे पास, जी हाँ है, यहाँ लिखता हूं DETER डिटरमिनेशन, MINATION डिटर्मिनेशन। अब आप देखो हम बात कर रहे हैं मदर की, एम है, एम होना चाहिए, है भाई, ओ होना चाहिए, ठीक है, टी होना चाहिए। अब आप देखो एच, भाई मदर के लिए एच चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेशन में कहीं पर भी एच आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए आप मदर नहीं बना सकते हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी तीन टर्माइट बन जाएगा बेटा, मॉडर्न बच जाएगा और टेंडर भी बन जाएगा, लेकिन मदर नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप देखो अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऐसे मिलता जुलता है सवाल आपके सामने है, इम्पैशनेबल, तो इम्पैशनेबल से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आप देखो इम्पैशनेबल में क्या इम्पैशन आ सकता है, बिल्कुल, ये देखो इम्पैशन तो ये रहा पूरा का पूरा, बिल्कुल आ सकता है भाई, तो डी तो बन जाएगा। इम्पॉसिबल की बात करते हैं, देखो IMPOSSIBLE, जी हाँ इम्पॉसिबल भी बन जाएगा भाई, है ना, इम्पॉसिबल ही बन रहा है, तो ये दो तो नहीं हो सकते भाई हमारा। और देखते हैं और क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, इम्पैसिव की बात करते हैं बेटा, इम्पैशनेबल में कहीं पर भी बताओ वी आ सकता है, इम्पैसिव का वी आ सकता है, जी नहीं, नहीं आ सकता, खत्म बात, यही आंसर है। इम्पॉसिबल बनाना चाहो वो भी बन जाएगा, तो इम्पैसिव नहीं बनेगा बिकॉज वी नहीं। ओके, कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 है, ए है, 12 है, बी है, 10 है, 7 है, 8 है, सी है और 11 है। अब आप देखो यहाँ पर आप ऑप्शंस पुट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को 9 पुट करूं, ठीक है, और बी की वैल्यू को अगर मैं 13 पुट करूं, और इसके अलावा सी की वैल्यू को मैं 11 पुट करूं, तो जरा देखिएगा, एडिशन करके देखते हैं एक बार जरा। 9 + 9 18, 18 और 12 30, यानी कि पहले वाली जो रो है, तो पहले वाली रो की बेटा अगर हम बात करें तो सम करने पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, यानी कि रो 1 से 30 आ रहा है। अब जरा रो 2 की बात करते हैं, देखिए 13 + 10 कितना हो गया, 23, 23 और 7 बेटा यहाँ से भी कितना आ रहा है, 30, यानी कि रो नंबर 2 से सॉल्व करने पे भी 30 आ रहा है। 11 11 22, 22 और 8 30, यानी कि रो थर्ड से भी सॉल्व करके 30 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों से 30 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, 9, 13 और 11। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान ये रखा जाता है कि आपको ऑप्शंस बेटा पुट करने होते हैं, और ऑप्शंस को पुट करने के बाद आप लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को देखने से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही टाइम में लॉजिक नहीं समझ में आता, तो ऐसे में ऑप्शंस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल और देखते हैं, आइए। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी एक मिसिंग नंबर का अच्छा सवाल है। n पे वैल्यू कितनी होती है बेटा 14, t पे वैल्यू कितनी होती है 20, तो देखिए 14 20 को ऐसे का ऐसे नीचे लिख दिया गया है। ओके, ऐसे ही b पे वैल्यू होती है 2, तो 2 लिखा गया है, लेकिन 16, अब बताइए 16 किस पे वैल्यू होती है, ऑब्वियसली बात है p पे वैल्यू होती है, तो यहाँ क्या आएगा p, तो मतलब b और p होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्योंकि p है इसलिए अनडाउटेबली आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसे सीरीज कंप्लीशन कहते हैं, नंबर सीरीज है इसके अंदर, सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज है इसके अंदर, और नंबर सीरीज तो नहीं आती इसमें, अल्फाबेटिकल पूछी जाती है। तो आपको देखो यहाँ पे फिल करना है। अब देखो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपको यहाँ पे 11 और एक ये 12 और है। ठीक है, तो 12 है,
तो 12 में क्या करते हैं हम, इसको ब्रेक करते हैं बच्चों 4-4 के फॉर्म में। आइए 4-4 में इसको पहले ब्रेक करते हैं। 4-4 में कर दिया। अब आप देखो ध्यान से कि भाई लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे n, यहाँ पर भी लास्ट में क्या लिखा हुआ है n, तो हो सकता है यहाँ पर भी लास्ट में क्या है n है। ठीक है, फिर देखो सेकंड लास्ट में क्या लिखा है m, यहाँ पर भी सेकंड लास्ट में m लिखा है, तो हो सकता है यहाँ पर भी m आए। तो क्या बना l के mn, l यहाँ है तो k लगाओ l के mn बन गया, l यहाँ लगाओ l के mn बन गया, यानी कि l के mn ये है। तो आंसर क्या होगा आपका ब्लैक वाला MKLN, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी में बन रहा है, सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यहां पर आपसे बोल रहा है कि 65 है, 50 है, 37 है और उसके बाद 26 है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या है। सही है, देखो यार 65 को देख के समझ में आता है 64 + 1, 50 को देख के समझ में आता है 49 + 1, 37 का मतलब है 36 + 1, 26 का मतलब है 25 + 1। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल में हमें क्या मिला कि भाई ये जो है वो 8 का स्क्वायर + 1 है, ये 7 का स्क्वायर + 1 है, फिर 6 का स्क्वायर + 1 है, फिर 5 का स्क्वायर + 1 है। तो अब आप देखिए 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, तो 5 से क्या होगा 4 का स्क्वायर + 1, ये तो होगा। अब आप खुद बताओ कि 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, और 16 + 1 का मतलब 17, यानी कि अगला जो आएगा यहाँ पे टर्म वो 17 आएगा, और 17 क्या है 4 का स्क्वायर + 1 है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट जो सवाल आप देख रहे हैं, गीता की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। अब आप देखिए गीता, गीता जो है वो एक फीमेल है, तो गीता की तरफ इशारा करते हुए कह कौन रहा है, कह रहे हैं रमेश। तो रमेश मेल होंगे। देखिए रमेश क्या कह रहे हैं कि मैं उसकी माँ के बेटे, गीता की माँ गीता से ऊपर होंगी, के बेटे यहाँ पर आएंगे, मान के चलिए इनका नाम ए और बी है, तो उसकी माँ और माँ के बेटे, है ना, बेटे का इकलौता बेटा हूं, यानी कि इनका भी इकलौता बेटा है, वो कौन है रमेश, यानी कि रमेश यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो गीता रमेश से किस प्रकार संबंधित। अब आप देखो रमेश इनको क्या बोलेंगे कि भाई मेरे पिता हैं, और ये पिता की कौन है भाई, ये पिता की बहन है। तो बहन को क्या बोला जाता है बताइए, पिता की बहन को आप बोलेंगे कि भाई मेरी बुआ है, बुआ जी। और बुआ जी को क्या बोला जाता है जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो बुआ वाला रिश्ता होता है ये आपको आपके पापा की तरफ से मिलता है, और पापा की तरफ से मिलने वाले, फादर की तरफ से मिलने वाले जितने भी रिश्ते हैं बच्चों, उन्हें नाम दिया जाता है पैटर्नल। पी से पापा, पी से पैटर्नल, यानी कि पैटर्नल। तो पैटर्नल आंट आपका आंसर आना चाहिए, पैटर्नल आंट आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हिंदी में जब आप इनको देख रहे हैं तो माता, मौसी और चाची। अब इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, पैटर्नल आंट लगा के आंसर चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा फिर, है ना। एक बार हिंदी वर्जन देखो भाई, पैटर्नल आंट चाची को भी कहते हैं और बुआ जी को भी कहते हैं, दोनों ही क्या है, दोनों ही पैटर्नल आंट होती हैं। लेकिन क्योंकि हिंदी में चाची मेंशन है और चाची आ नहीं रहा है ना, आंसर क्या आएगा, आंसर तो बुआ जी आ रहा है। इसलिए आप अपना सही आंसर जो लगाएंगे बच्चों, वो क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से कोई नहीं, आंसर आना चाहिए बुआ जी। ठीक है, तो हिंदी में देखने के बाद क्लियर हो रहा है, इंग्लिश में तो क्लियर भी नहीं होगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वीडियो को देखते समय। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भाई मंच पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए हिना ने कहा। अब हिना क्या कह रही है, देखिए हिना एक फीमेल है, मंच पर खड़ा कोई आदमी है, उसकी तरफ इशारा करते हुए हिना कहती है कि वह मेरे पति, मेरे पति मतलब हिना के पति, हिना के पति मान के चलिए कोई भी है, मेरे पति की पत्नी खुद हिना हो गई, है ना, की बेटी, इनकी एक बेटी है ना, जिसका नाम सी है, का भाई है। सी का भाई कौन है, ये ए, तो यानी कि यहाँ पर ये ए आ गए। ठीक है, तो बस खत्म, बहुत ही आसान सवाल हो गया। स्टेज पर मौजूद व्यक्ति का हिना से क्या संबंध है, भाई स्टेज पर जो मौजूद व्यक्ति है वो हिना का बेटा लगता है, बेटा का मतलब सन, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेटा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है सीक्वेंस लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस लगाना है, सीक्वेंस का मतलब अरेंज करना है आपको। ठीक है, कि कौन सा पहले आएगा तार्किक क्रम के अंदर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आयत लिखा है, रेखा लिखा है, त्रिभुज है, बिंदु है, कोण है। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको मिलेगा बिंदु। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा भाई बिंदु। ठीक है, सबसे पहले डॉट मिलेगा, डॉट से आप बना सकते हो भाई रेखा को। ठीक है, जब रेखा आ जाएगी तो दो रेखाओं के बीच में आप कोण बना सकते हैं।
यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप भाई कोण बना लेंगे तो कोण बनने के बाद आपको पता है कि रेखाएं और भी अगर आपके पास हैं तो फिर आप त्रिभुज भी बना सकते हो, ठीक है, त्रिभुज बना सकते हो, और रेखाएं ले आओगे तो फिर आप आयत भी बना लोगे, ठीक है। भाई एक रेखा ये हो गई, दो रेखा के बीच में कोण बना सकते हो, 3 से आप त्रिभुज बना सकते हो, 4 से आप आयत बना सकते हो, ये बिंदु है, तो ये आपका सही होगा। यानी कि ऑब्वियसली सबसे पहले आपका 4 नंबर है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है और फिर 1 है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी से रिलेटेड एक सवाल और देखते हैं, आइए। इस सवाल में भी आपको सेम काम करना है, ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ पर है फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड कंट्री, ठीक। आपको बताना है कि भाई सबसे पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, इस तरह से। तो आप सभी जानते हैं कि यार सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है मेंबर्स आते हैं, ठीक है, फैमिली के मेंबर्स आते हैं सबसे पहले। मेंबर्स किसको बनाते हैं? मेंबर्स बनाते हैं बच्चों फैमिली को, परिवार को बनाते हैं। परिवार किसको बनाएगा? परिवार बनाएगा एक समुदाय को, ठीक है। तो समुदाय बनने का मतलब क्या हो गया? कम्युनिटी बनाएगा, ठीक है। फैमिली मिलके कई सारी कम्युनिटीज बनती हैं, कम्युनिटीज मिलके क्या बनती है बच्चों? लोकेलिटी बनती है, यानी कि इलाके बनते हैं, और लोकेलिटी मिलकर क्या बन जाएगा बेटा? कंट्री, यानी कि देश बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही ऑर्डर होगा, और सही ऑर्डर होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले फैमिली, सॉरी सबसे पहले मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब सबसे पहले 3 नंबर आपको लेके आना है। मेंबर्स के बाद फिर आपको चाहिए फैमिली, यानी कि 3 के बाद 1, फिर कम्युनिटी यानी कि 2, फिर 4 और फिर 5। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर ए में ही है, यही सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग वैल्यूज को नोट करते हैं कि देखिए वैल्यूज क्या आने वाली। भाई ए पे वैल्यू होती है 1, फिर वैल्यू लिखी है 4, फिर वैल्यू है 8। एफ पे हो गई 6, फिर 9, फिर यहाँ पर 13, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 18। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 और 13 में 5 का डिफरेंस है, 13 और 18 में भी 5 का डिफरेंस है, 4 और 9 में भी 5 का डिफरेंस है, 9 और 14 में भी 5 का डिफरेंस है। ऐसे ही 6 और 1 में 5 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी 5 का डिफरेंस होके वैल्यू आएगी आपके पास 11, और क्योंकि 11 पे वैल्यू के होती है इसलिए सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा, ठीक है। तो मिसिंग नंबर का एक अच्छा सवाल था। आगे और सवाल देखते हैं। अब आप देखें मिसिंग नंबर का एक और आपके सामने अच्छा सवाल, 12 4 15 5, ठीक है। तो 15 और 4 का अगर गुणा करेंगे तो 60 आता है, और ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लाई करा दें 12 और 5 का तो भी 60 आता है, जो कि बीच में लिखा है। फिर देखिए ऐसे ही 7 और 6 का गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 होता है, और ऐसे ही अगर आप 3 और 14 का गुणा कराएंगे तो भी 42 आता है, ठीक है। 3 और 14 का गुणा कराने पे भी 42 है। ऐसे ही अगर आप देखें 13 और 6 का गुणा कराएंगे तो 78 आता है, और अगर आप इसका 26 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 78 आता है। यानी कि बच्चों बीच में आने वाली जो वैल्यू है वो क्या है? 78 है, और 78 होने के कारण आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा इनको। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो आप सवाल देख रहे हो आपके सामने अगेन 3 5 8 13 और 22 है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, 3 से 5 कैसे आएगा? 3 इंटू 2 करो, ठीक है, माइनस करो 1, हो सकता है 5 आया, ठीक है। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करो 10, माइनस इस बार 2 करो, हो सकता है कि भाई आ जाए, तो आ भी रहा है भाई, 8 तो आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं आगे, देखो 8 में अगर आप मल्टीप्लाई कराओ 2 का, माइनस करो इस बार 3, तो 16 माइनस 3 होता है भाई 13, तो 13 आना भी चाहिए। ऐसे ही जरा 13 में देखो, 13 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस कर दीजिए 4, तो 22 आना चाहिए, और 22 आ भी रहा है। अब 22 में भी सेम लॉजिक फॉलो करवाओगे आप, तो भाई क्या बनेगा? देखो 22 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 44, पहले देखो 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर बच्चों 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, अभी 5 माइनस करेंगे, तो 44 माइनस का 5, आंसर आएगा 39। 39 यहाँ पर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, इसलिए यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक भी सवाल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए जेड सी एक्स एल ओ एम एन ई वी एफ यू और जी टी एच आर। अब आप देखो एक वैल्यू 1 होती है, जेड पे 26 होती है, सी पे 3 है, इस पे 24 है। ऐसे देखो एल पे 12 हो गई, यहाँ 15 है, एन पे बेटा 13 है, यहाँ पे वैल्यू 14 है। ऐसे यहाँ पे वैल्यू 5 है, फिर वैल्यू यहाँ पर 22 है, ऐसे वैल्यू यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आपकी 21 है। फिर अगर आप देखें तो 7 है, यहाँ पर वैल्यू 20 है, फिर यहाँ पे वैल्यू 8 है और यहाँ पे वैल्यू 18 है। इस तरह चल रहा है। अब आप ध्यान से देखें
कि 26 प्लस 1 जोड़ोगे तो 27 होता है, ऐसे ही 24 प्लस 3 करोगे तो 27 होता है, 12 15 भी 27 होता है, 13 14 भी 27 होता है, 22 5 भी 27 होता है, 6 21 भी 27 होता है, 20 और 7 तो 27 होता है, लेकिन 18 और 8 बेटा 27 नहीं होता, 26 होता है, यानी कि HR ने प्रॉब्लम कर दी, है ना। अब आप जानते हो कि अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में या इंग्लिश अल्फाबेट्स में अगर L1 प्लस L2 यानी कि 2 लेटर्स का योगफल किया जाए और अगर वो 27 आता है, तो बेटा ऐसे लॉजिक में दोनों के दोनों पेयर एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर होते हैं, ठीक है। कौन से पेयर होते हैं? ऑपोजिट। तो बाकी जो पहले के 3 है वो तो ऑपोजिट पेयर हैं, लेकिन ये वाला जो है उसमें भी HR जो है वो ऑपोजिट पेयर नहीं बनाता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ये लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 42, ये भी क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही उम्दा सवाल है, देखिए ध्यान से। अगर आप देखें तो 579 लिखा है, फिर 885 लिखा है, 696 है, 398 है और उसके बाद एट लास्ट में हमारे पास 876। अगर हम इसमें दी गई सभी वैल्यूज में जो हमारे पास वैल्यू है उसमें सभी जो डिजिट्स हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो देखिए 7 + 5 12, 12 और 9 होता है आपका 21, जोड़ने पे वैल्यू 21 आती है। यहाँ देखते हैं 8 8 16, 16 और 5 21, यहाँ पर भी 21 है, 9 6 15 और 6 21, यहाँ पर भी 21 है, 9 3 12 और 8 20, यहाँ पर वैल्यू आपकी 20 आ रही है, 8 7 15 और 6 21, यहाँ पर वैल्यू 21 है। तो अगर आप देखें सिर्फ यहाँ पर जो है इतनी जगहों पर वैल्यू 21 है, एक जगह पे 21 नहीं है यानी कि 20 है, तो बस ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर होगा। 398 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सम 21 नहीं बन रहा इसलिए आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने बच्चों को कैलेंडर का सवाल है, आपसे कह रहा है कि 18 सितंबर 1977 को रविवार का दिन था, यानी कि ये संडे का दिन है। फिर आपसे कह रहा है कि इस तारीख को एक जोड़े की शादी हुई, यानी कि कोई कपल है ना, दैट कपल वाज मैरिड ऑन दिस डेट। फिर आपसे कह रहा है कि अगले 15 वर्षों में रविवार को ही कितनी वर्षगांठें मनाई गई हैं। अब आप देखिए सवाल को समझिए, 1977 में 15 साल अगर आप जोड़ेंगे तो 7 और 5 हो गया 12 में 2 कैरी आ गया आपके पास 1, 7 1 8 और 1 9, यानी कि 1992। अब आप सवाल को प्लीज ध्यान से समझो कि 1977 में शादी हुई और 1992 तक ये जो पूरे 15 साल हैं, इन पूरे 15 सालों में हर साल इस कपल ने अपनी एनिवर्सरी मनाई होगी, है ना। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि उतने साल बता दो भाई, इन 15 सालों में ऐसे कितने साल आए जब इस कपल ने अपनी जो एनिवर्सरी है वो संडे के दिन मनाई थी। अब आप देखो एनिवर्सरी हर साल मना रहे होंगे, कभी मंडे को मना रहे होंगे, किसी साल में ट्यूसडे को मना रहे होंगे, किसी साल में थर्सडे को मना रहे होंगे, लेकिन हमें कौन से ईयर चाहिए? हमें बच्चों वो ईयर चाहिए जिसमें ये अगर एनिवर्सरी मनाते हैं ना तो कौन से में मनाते हैं? दिन में, संडे में, ठीक है। तो सवाल तो सबको क्लियर हो गया। अब देखो यार इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, फटाफट बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। 1977 से ठीक पहले देखो कि लीप ईयर कब आया था, तो आप बोलोगे सर 1977 से ठीक पहले लीप ईयर आया था 1976 में। मानते हो आप इस बात को? यहां तक तो शायद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना। अब आप देखो जब एक साल का गैप होता है, जब एक साल का गैप होता है तो याद रखिएगा, देखो एक साल का गैप किसमें? जो आपका करंट ईयर है और उससे ठीक पहले वाला जो लीप ईयर होता है, अगर इन दोनों में एक साल का फर्क है ना, तो आप क्या करो, आप 6 साल जोड़ोगे अपने करंट ईयर। अब आप देखो हमारा करंट ईयर तो भाई 1977 था, 6 साल जोड़ देंगे यानी कि 1983। तो 1983 का जो 18 सितंबर रहा होगा, याद रखिएगा वो भी संडे था, यानी कि इस कपल ने 1977 के 6 साल के बाद 1983 में अपनी एनिवर्सरी पहली बार संडे को मनाई, ठीक है। अच्छा 1983 के बाद बात करते हैं, क्योंकि देखो हमें कहां तक जाना है, हमें तो 1970 हमें तो जाना है 1992 तक, है ना। अभी हम तो 83 तक ही पहुंचे हैं, अभी आगे के भी 2 और साल हैं। तो आप देखो 1983 से पहले लीप कब आया होगा अगर हम बात करें, तो आप बोलोगे सर 1983 से पहले लीप आया होगा 1980 में। मानते हो? यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर कितने साल का गैप आ रहा है बेटा? यहाँ पर गैप आ रहा है आपका 3 साल का। अब देखो जब 3 साल का गैप आता है ना, जब 3 साल का गैप आता है तो ध्यान क्या रखना है उसको समझो। 1 साल का गैप, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, 4 साल का गैप, ठीक है। पहले साल के गैप में आपको जोड़ने होते हैं 6 साल, ठीक है।
लेकिन दूसरे में क्या करना होता है, दूसरे में आपको जोड़ना होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि भाई सबसे पहले 6, फिर 11, फिर 11 और फिर 5, ऐसे जोड़ा जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो देखो अगर जनवरी और फरवरी है तो 6 साल जोड़ते हैं, और अगर मार्च से लेके दिसंबर है तो 11 साल जोड़ते हैं। ऐसे ही अगर जनवरी और फरवरी है तो 11 साल जोड़ोगे, लेकिन अगर मार्च से लेके दिसंबर है तो 5 साल जोड़ोगे। अब आप देखो सितंबर है, सितंबर कहाँ आएगा, सितंबर आएगा भाई, देखो पहली बात तो गैप 3 का था, तो टेबल कौन सी देखी जाएगी, टेबल ये वाली देखी जाएगी, है ना। और इसमें भी सितंबर कहाँ आएगा, सितंबर आएगा ये नीचे वाले में, यानी कि 5 जोड़ोगे आप। तो अब आप देखो 1983 में हम बैठे थे, जब आप इसे 5 साल जोड़ दोगे ना तो 1988, यानी कि 1 साल और आ गया बेटा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 सितंबर 1988 है ना, वो भी बेटा संडे के दिन पड़ी होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 आ चुके हैं अभी तक, है ना, 2 साल आ चुके हैं अभी तक, जिसमें 1992 के पहले और 1977 के बाद, जिसमें ये जो कपल है अपना अपना जो एनिवर्सरी है वो संडे के दिन मनाएंगे, वो भी 2 बार। तो इसलिए आंसर ए नहीं होके यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको प्लीज ध्यान से कर लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।